Welcome friends in my channel The Easy Way by D Bhavani Singh. Press subscribe the bell icon. Thank you. गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारी नई क्लास के अंदर हम दोबारा मिले हैं और दोबारा बात करते हैं आज एक नए टॉपिक सेल के ऊपर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दोस्तों, जिस प्रकार एक बिल्डिंग ब्रिक्स की मिलके बनी हुई होती है और उसकी दीवारें बहुत सारी ब्रिक्स से बनी हुई होती है, वैसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे हम हैं या प्लांट्स हैं, ये सभी के सभी एक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट से मिलके बने हैं जिसे हम सेल कहते हैं, क्योंकि सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस इन सेल्स के अंदर ही होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई इसके ऊपर बात करते हैं। बात है 1665 की, जब एक वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, दोस्तों ये काम कर रहे थे अपने लैब में और इनके सामने एक कॉर्क का पीस। कॉर्क क्या होती है दोस्तों? पुराने जमाने में जो एसिड और केमिकल की बॉटल्स होती हैं, इनके अंदर एक स्टॉपर यूज होता है। ये कॉर्क बेसिकली एक प्लांट की बार्क यानी छाल होती है, उससे बनती है। ठीक है, जब इन्होंने इस कॉर्क के पीस को अपनी बनाई हुई एक छोटी सी माइक्रोस्कोप जो उस समय डेवलपमेंटल फेज में थी उससे ऑब्जर्व किया दोस्तों, जब इन्होंने इस पीस को ऑब्जर्व किया तो इन्हें इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैम्बर्स नजर आए और इन्होंने इसको नाम दिया चैम्बर्स या लिटिल रूम, और इन्हीं को इन्होंने अंत में नाम दिया सेल दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इन्होंने माइक्रोस्कोप में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ, कुछ चेंजेस किए और फाइनली इन्होंने सेल को देखा। ठीक है, अब आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर हमें सेल देखनी है तो हम सेल को कैसे देख सकते हैं दोस्तों। रॉबर्ट हुक का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, सपोज आपको ओनियन पील की देखनी है तो आप क्या करेंगे, आपको ओनियन लेना है और इसकी एक पील उतार लेनी है। वो पील कैसी हो, करीबन छोटी चको। ओके, ब्लेड या स्कैल्पल की हेल्प से कट कर लेंगे। सेकंड, आपको एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है दोस्तों। ये काम आप लैब में करके देख सकते हैं, इस तरीके से कांच की स्लाइड होती है। ओके, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, 1 ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, आपको इसके सेंटर में एक बूंद ग्लिसरीन डालना है। फोर्थ स्टेप है, प्लेस दी ओनियन पील ऑन ग्लिसरीन ड्रॉप, यहां आपको इसके ऊपर अपनी वो पील रख देनी है। अब फिफ्थ स्टेप है, एड ड्रॉप ऑफ सेफ्रेनाइन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू। दोस्तों ये दो केमिकल हमारी लैब में अवेलेबल होते हैं, हम सेफ्रेनाइन सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, हम मिथाइलिन ब्लू भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, वेट फॉर 2 मिनट, हमें 2 मिनट वेट करना है। सेवंथ स्टेप है, कवर इट विद कवर स्लिप, हम कवर स्लिप से इसको कवर करेंगे। कवर स्लिप गोल कलर के ग्लास स्लाइड आती है, उससे हम इसको कवर कर लेंगे दोस्तों। और उसके बाद में हमें क्या करना है, 8 में हम इसको ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप। और जब हम दोस्तों माइक्रोस्कोप के अंडर में इसको देखेंगे तो मैं कुछ डायग्राम बना देता हूं, हमें कुछ इस तरीके से कुछ डायग्राम्स स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे दोस्तों। और यही क्या है दोस्तों, यही है हमारी सेल्स, ओनियन सेल्स। ओनियन पील से जो हमें सेल्स नजर आ रही हैं वो है। इसके अलावा ये जो नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये काम हम अपनी लैब में करके देख सकते हैं दोस्तों। आप इन स्टेप्स को नोट कर लें क्योंकि ये काम आते हैं और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है, सेफ्रेनाइन सॉल्यूशन और मिथाइलिन सॉल्यूशन। इसको डालने के बाद ही हमें जो उसके मेम्ब्रेन्स के जो पार्ट्स हैं वो उसको कलर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और हम इजीली उसको
देख सकते हैं। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले सेल बनाना सीखते हैं, एक जर्नल सेल बनाना सीखते हैं। वैसे तो दोस्तों सेल्स हैं, उसकी कैटेगरीज भी बहुत सारी हैं। ठीक है, सपोज मैं आपके सामने एक एनिमल सेल बना रहा हूं। ओके, ये न्यूक्लियस हो गया और ये न्यूक्लियोलस हो गया। ये इसके अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर्स हैं और इस तरफ भी हैं दोस्तों। ओके, इन पर कुछ अटैच्ड हैं राउंड राउंड। ये वैक्यूल हो गया। चलो अब इन सब की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों सबसे पहले आउटर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम सेल के स्ट्रक्चर को समझ लें। इसके सेल के मेम्ब्रेन के अंदर चलेंगे तो लिक्विड जेली लाइक फ्लूइड होता है दोस्तों, जिसको साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल कहते हैं दोस्तों। ओके, ये जो छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं दोस्तों, इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। ओके, ये राइबोसोम्स इन स्ट्रक्चर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ में जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके दोस्तों, ये नजर आ रहे स्ट्रक्चर, इनको हम कहते हैं लाइसोसोम्स। हम इनको बहुत ज्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे दोस्तों। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है दोस्तों, इसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज। और ये लास्ट स्ट्रक्चर है, इसको हम यहां लिख देता हूं नाम इसका, वैक्यूल। वैक्यूल। ओके, तो दोस्तों ये हमारा एक सिंपल एनिमल सेल है। एनिमल सेल। आशा करता हूं कि 1 से 2 मिनट में आप डायग्राम बनाना तो सीख ही गए होंगे, और जल्दी तो ऐसे ही बनता है। ओके, चलो हम डिटेल में डिस्कवर करते हैं कि इन सेल ऑर्गेनेल्स का और इनका काम क्या है। ओके, तो हम सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे और उसके बाद में हम बाकी चीजों। सेल मेम्ब्रेन, देखो जितनी भी एनिमल सेल्स हैं, इनका जो आउटर स्ट्रक्चर है सेल का, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या करती है, इसका ये किस चीज की बनी होती है? ये होती है दोस्तों फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। मतलब अगर इस सेल के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देखें तो इस तरीके से कुछ नजर आएगा स्ट्रक्चर्स। इनके बीच में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं उनको हम। जी हाँ दोस्तों, ये स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये फॉस्फोलिपिड हैं, लिपिड। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के जुड़ने से ये हमारी सेल की मेम्ब्रेन बनती है। और सेल मेम्ब्रेन की खासियत क्या है दोस्तों, ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सिलेक्टिव परमिएबल मतलब कुछ खास मॉलिक्यूल को ही बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने देती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल। उसके अलावा क्या होता है दोस्तों, जो हमारी गैसेस होती हैं, गैसेस चाहे वो O2 हो चाहे वो CO2 हो, द एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी गैस मॉलिक्यूल का
अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाना थ्रू सेल मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ओके, और वाटर मॉलिक्यूल्स का हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस ट्रांसफर को हम, ट्रांसमिशन को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। यानी वाटर मॉलिक्यूल अगर अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे तो हम उस प्रोसेस का नाम यूज करेंगे ऑस्मोसिस, क्योंकि यहाँ क्या है, मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, ठीक है, और ये या तो अंदर आने देगी या बाहर जाने देगी, इसलिए वाटर का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, एंड एक्सचेंज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस चीजों दोनों टर्म्स को हमें ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि इनमें 1 मार्क्स की डेफिनेशंस एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, या फिर डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा कुछ और शॉर्ट नोट। ओके, तो हमने सेल मेम्ब्रेन की बात की। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है, क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो क्या होगा, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं साइटोप्लाज्म बाहर रिलीज हो जाएगा, सेल की शेप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, तो ये हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में जाना। अब हम सेल के अंदर सेंटर से बाहर की तरफ चलेंगे दोस्तों, और सीखेंगे कि अंदर और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं और उनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं न्यूक्लियस। दोस्तों न्यूक्लियस सेंटर में होता है, इसमें न्यूक्लियोलस होता है, इसमें डीएनए होता है, इसमें राइबोसोम होता है, और साथ में आरएनए। ये क्या है इसकी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोस्तों ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अंदर ये क्या है, जिसको हम कहते हैं डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल। कि दोस्तों अंदर जो लिक्विड है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल में, वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड फील्ड होता है, जेली लाइक फ्लूइड। इस जेली लाइक फ्लूइड का असलियत में दोस्तों नाम है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, और ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन। इन पर कुछ ओपनिंग भी होती है दोस्तों, जिससे कि कुछ मटेरियल्स का एक्सचेंज हो सके। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर और क्या होता है, इसमें होते हैं राइबोसोम्स और आरएनए। इन दोनों का सिंथेसिस भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है दोस्तों, और ये सारे मटेरियल में काम करती है। न्यूक्लियस का बेसिक फंक्शन क्या है, इसको हम कहते हैं दी ब्रेन ऑफ सेल और दी कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। क्योंकि इसका काम क्या है, सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, ठीक है, इसीलिए कंट्रोल करना है सारी सेल की एक्टिविटी को, तो इसलिए हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। और इसका काम है सारे सेल ऑर्गेनेल्स को मैनेज करना, इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं दोस्तों। ओके, दिस इज एल। तो न्यूक्लियस के बारे में आपने जान लिया। अब न्यूक्लियस के बाहर अगर हम चलेंगे दोस्तों, तो हमें कुछ और भी नजर आएगा। चलो सबसे पहले मैं उसका डायग्राम बनाकर आपको उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करता हूं। जब हम कोई डायग्राम देखते हैं न्यूक्लियस का, तो दोस्तों हमें क्या नजर आता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये न्यूक्लियस के साथ में दोस्तों जुड़े हुए हैं। ये ट्यूब्स हैं, इन बहुत सारी फोल्ड्स हैं, और ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स हैं। ये क्या है, और कुछ ट्यूब्स के साथ में इन कुछ स्ट्रक्चर्स राउंड अटैच हैं दोस्तों। इनको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोस्तों, रेटिकुलम भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम थोड़ा शॉर्ट नेम यूज कर लेते हैं जिससे हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए दोस्तों। और दूसरा जिसके ऊपर राइबोसोम आर अटैच्ड, उसको हम कहते हैं रफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये जो है ये RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, इसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके दोस्तों, अब जरा इसी स्ट्रक्चर से हम इस बात को समझे कि एक्चुअल में फंक्शन क्या है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैटी एसिड्स सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों फैटी एसिड का जो सिंथेसिस होता है बॉडी में, फैटी एसिड मतलब फैट्स, ऑयल्स, हमारी बॉडी में दूसरी सेल का कुछ काम भी होता है। अच्छा, ये फैटी एसिड्स वाले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम ढूंढने लगे तो हमें कहाँ मिलेंगे? दोस्तों आपने गर्मियों में देखा होगा कि आपके स्किन से ऑयल निकलता है कि नहीं निकलता है? तो ये ऑयल कहाँ बनता है दोस्तों? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही बनता है, जो हमारी स्किन की सेल्स के अंदर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके अंदर ही ये फैटी एसिड सिंथेसिस होता है दोस्तों। ओके, अब हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, इसका काम क्या है? इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है दोस्तों, प्रोटीन सिंथेसिस, अमाइनो एसिड्स। दोस्तों ये प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स या कुछ एंजाइम्स, ये सब का सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, क्योंकि इनके साथ में ये जो अटैच है ये क्या है? ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, तो हमने इसमें जाना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। अब हम कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स हैं दोस्तों, उनके बारे में भी जान लेते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस। अगर हम अपने सेल को ध्यान से देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं दोस्तों। ये ट्यूब लाइक फोल्ड हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। इसी को हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज। एक्चुअल में गोल्जी बॉडीज बनती कैसे हैं? जब सेल बन रही होती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ चीजें टूट के अलग हो जाती हैं और उन्हीं से डेवलप होता है गोल्जी बॉडीज। अच्छा, गोल्जी बॉडीज का काम क्या है? गोल्जी बॉडीज का काम है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। अगर आपको कभी पार्सल भेजना है दोस्तों, अभी राखी का सीजन है, कुछ लोग राखियां पैक करके अपने रिलेटिव्स को भेजते हैं, तो आपको उस पैकेज के ऊपर, क्या आप राखी को ऐसे ही आप डाक में भेज सकते हैं, कोरियर से भेज सकते हैं? नहीं, आपको उसे एनवलप में पैक करना होगा, उसके ऊपर कोई एड्रेस मेंशन करना होगा, उसके बाद ही आप इसको हैंड ओवर करेंगे तो ये एक एग्जैक्ट एड्रेस पे पहुंच जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चाहे फैटी एसिड्स बने, चाहे फैट्स बने, चाहे प्रोटीन्स बने, वो सभी के सभी इस तरीके से यहाँ से गोल्जी बॉडीज को सप्लाई हो जाते हैं। गोल्जी बॉडीज इन सबको पैक करके अपने दूसरे फेज से बाहर की तरफ रिलीज कर देता है और ये वहां चले जाते हैं जहां इनकी जरूरत है, चाहे तो उसी सेल के अंदर जहां इसका यूटिलाइज होना है, चाहे इसका स्टोर होना है वहां पर, या फिर किसी और सेल में बॉडी के किसी और पार्ट में जहां इनकी जरूरत है। तो गोल्जी बॉडीज का मेन फंक्शन क्या है? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। इस फेज से वो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंटर करता है और ट्रांसफेज से यहाँ पैकेज होके निकल जाता है और फाइनली फिर ये साइटोप्लाज्म में घूमता हुआ और न्यूक्लियर, हमारी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वहां से बाहर रिलीज हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो गोल्जी बॉडीज के फंक्शन को हमने जाना दोस्तों। अब हम गोल्जी बॉडीज के बाद में बात करते हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फंक्शन वाली सेल है हमारी ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया। आपने सेल के अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा दोस्तों। एक्चुअल में इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये अंदर फोल्ड्स होते हैं जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है दोस्तों। इसकी आउटर जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन्स में वो फोल्ड्स होते हैं। ठीक है,
इन फोल्ड से ही जो बनते हैं स्ट्रक्चर बनते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं दोस्तों क्रिस्टे। इन दोस्तों क्रिस्टे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में के अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं। अच्छा, खुद का अपना डीएनए होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के ऑर्डर का काम नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली डीएनए ऑटोमेटिकली ब्रेन की तरह काम करता है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहता है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होने के बाद में दोस्तों यहां पर जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म है दोस्तों एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। इस एडिनोसिन डाई फॉस्फेट को हम एनर्जी कॉइन्स भी कहते हैं दोस्तों। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, यहां पर डीएनए है, यहां पर राइबोसोम है, यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एटीपी को एनर्जी कॉइन कहते हैं, इसीलिए किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसी वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, सेल जनरेटर और पावर हाउस ऑफ द सेल। यही माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हमारी बॉडी को भी काम करने के लिए दोस्तों एनर्जी चाहिए, और वो फूड से जो एनर्जी मिलती है वो हमारे सभी सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है। वो माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, और उसी एनर्जी से हमारे अंदर काम करने की क्षमता डेवलप होती है। ओके, तो हमें जो ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया का कॉमन नेम क्या है, हम इसे सेल जनरेटर या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसका डायग्राम हमें ध्यान रखना है, और इसका जो मेन फंक्शन है माइट्रो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एनर्जी कॉइन। ये आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम आगे की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा दो और ऑर्गेनेल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छा, पहला हम बात करते हैं राइबोसोम्स। हर जगह नाम है। राइबोसोम्स क्या करता है दोस्तों, राइबोसोम जो मिलके बना होता है वो राइबोसोमल प्रोटीन और आरएनए से मिलके बनता है। और इसका काम क्या होता है, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का जो मेन फंक्शन है दोस्तों, ये राइबोसोम ही परफॉर्म करता है। ये न्यूक्लियस से ऑर्डर लेता है और उसके बाद में मटेरियल को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। यानी ये राइबोसोम डीएनए के ऑर्डर्स पर, डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। यही काम है राइबोसोम का। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों लाइसोसोम्स। अच्छा दोस्तों, सेल के अंदर लाइसोसोम, खासकर एनिमल सेल में सबसे ज्यादा लाइसोसोम्स होते हैं। हमारे लीवर की सेल में और स्किन सेल में भी लाइसोसोम होते हैं। ओके, तो हम क्या होता है, सपोज बाहर से कोई बैक्टीरिया या कोई अनवांटेड मटेरियल बॉडी के अंदर एंटर कर गया दोस्तों। सपोज ये बैक्टीरिया ही था, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को, इसको एनगल्फ कर लेगा, और एनगल्फ करने के बाद इसको डाइजेस्ट कर देता है। क्या करता है, इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि इस लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, और उन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या है, ब्रेक डाउन होने के बाद वो डेड बॉडीज हमारी बॉडी से, सेल की बॉडी से बाहर निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। तो इसका मतलब इसने क्या किया, इसने सेल की सफाई करने में हेल्प की।
यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अनवांटेड मटेरियल को डाइजेस्ट करके बाहर रिलीज कर देते हैं, इसलिए इसको हम सेल स्कैवेंजर भी कहते हैं। अच्छा, एक खास फंक्शन और है दोस्तों जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज किसी एक्सीडेंट या किसी कारण से सेल की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ये दोस्तों डैमेज हो गई। सेल की मेम्ब्रेन डैमेज होते ही ये जितने भी लाइसोसोम्स हैं ये सारे के सारे बस्ट हो जाएंगे। बस मतलब एक्सप्लोड हो जाएंगे, और एक्सप्लोड होने के बाद इनका सारा का सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फैल जाएगा और ये इस सेल को डाइजेस्ट कर देगा। तो सेल को डाइजेस्ट कर दिया। बिल्कुल वैसे ही अगर किसी बिल्डिंग को गिराना है और उसके सारे के सारे खंभे एक्सप्लोड कर दें हम, तो क्या होगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। तो ये सेल पूरी की पूरी सेल क्या हो गई, डाइजेस्ट हो गई। इस वजह से लाइसोसोम को हम इसको क्या कहते हैं, इसको सुसाइडल बैग, इसको टेररिस्ट भी कहते हैं, सेल टेररिस्ट। लेकिन हम सेल टेररिस्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे दोस्तों, हम यूज करेंगे सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग मतलब ये फट जाता है और इसके सारे एंजाइम रिलीज हो जाते हैं और पूरी की पूरी सेल डाइजेस्ट हो जाती है और वो एग्जिट हो जाती है, सेल निकल जाती है, वहां पर दोबारा नई सेल डेवलप हो जाती है। तो लाइसोसोम का फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट इट कंटेन्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों वैक्यूल और साइटोप्लाज्म। वैक्यूल और साइटोप्लाज्म को हम अगर डिस्कस कर लेंगे तो हमारा ज्यादातर काम कंप्लीट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म, ओके, ये कहां प्रेजेंट होता है, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कैसा होता है, जेली लाइक। ओके, ये क्या करता है, प्रोवाइड डेफिनेट शेप। और क्या करता है दोस्तों, ये हेल्प्स इन चेंज ऑफ शेप ऑफ सेल। आपने दोस्तों अमीबा तो देखा ही होगा, ये अमीबा के अंदर क्या है, ये भी साइटोप्लाज्म है। अमीबा जो बार बार अपनी शेप चेंज करता है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव करता है, तभी इसकी शेप चेंज होती है। और किसी भी सेल को एक डेफिनेट शेप देने में जितना हाथ आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का है उतना ही साइटोप्लाज्म का है। इवन यहां क्या होती है साइटोप्लाज्म में, केमिकल रिएक्शंस, ये सारी सारी कुछ साइटोप्लाज्म भी होती हैं। और साथ में कुछ भी मटेरियल जो एक्सक्रीट होना है वो पहले साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म से ही वो बाहर निकलेगा बॉडी की। तो इसका बहुत बड़ा रोल है साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा दोस्तों आप कभी कभी बुक्स में पढ़ेंगे वर्ड कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और अगर ये दोनों को हम कनेक्टिवली क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं दोस्तों प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। और लाइफ के सपोर्ट के लिए, सेल की लाइफ के लिए प्रोटोप्लाज्म वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम इसको प्लाज्मोलिसिस में दोबारा थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हमें सिर्फ हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम कहते हैं दोस्तों वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को डिस्कवर कर लेते हैं और थोड़ा वैक्यूल के बारे में जान लेते हैं। ओके, वैक्यूल्स। अच्छा, सेल्स के अंदर एक खास बात, वैक्यूल का जो जनरल नाम है इसे कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ सेल। मतलब सेल में जो भी प्रोटीन्स बनती हैं, चाहे फैट बनती हो, कोई भी फूड बनता हो, चाहे वो मिनरल हो, ये सारी की सारी चीजें
इस स्टोर हाउस वैक्यूल में ही स्टोर होती हैं जब फ्यूचर के लिए कि इसको यूटिलाइज किया जा सके, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ द सेल। खासियत क्या है, ये बिग किस में होंगे, अच्छा कौन सी ऐसी सेल है जो फूड का प्रोडक्शन करती है, बिल्कुल सही सोचा आपने, प्लांट सेल दोस्तों, प्लांट सेल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कौन करता है, प्लांट सेल करता है दोस्तों, इसीलिए इसके अंदर क्या होते हैं, वैक्यूल्स का साइज सेल के साइज का 90% तक होता है दोस्तों, और इन्हीं वैक्यूल्स के अंदर सारा फूड स्टोर होता है। लेकिन स्मॉल किस में होंगे, एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर इनका साइज स्मॉल होता है, लेकिन नंबर में 2 या 3 हो सकता है। इसके अलावा कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनके अंदर जो एक्सक्रीशन के लिए काम होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल, वेस्ट मटेरियल वैक्यूल में स्टोर होता है, और वैक्यूल बॉडी के आउटर सरफेस पे जाकर के ओपन हो जाता है, सारा का सारा वेस्ट बाहर रिलीज हो जाता है। हमें ध्यान रखना है क्या, कि वैक्यूल्स क्या होते हैं, स्टोर हाउस ऑफ द सेल, इनमें क्या स्टोर होता है, प्रोटीन स्टोर होता है, फैट, वाटर, फूड, मिनरल्स। बड़े किस में होते हैं, प्लांट सेल के अंदर, स्मॉल किस में होते हैं, एनिमल सेल के अंदर। ओके, तो ये हमारे लिए इस चैप्टर में और इससे रिलेटेड जो सेल के बारे में सभी चीजें दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब एक चीज और लास्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों, प्लास्टिड्स। जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे, ये जितने ऑर्गेनल्स अभी हमने डिस्कस किए थे, ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होते हैं, लेकिन एक और प्लास्टिड्स, ये प्लास्टिड जो ऑर्गेनल है ये सिर्फ कहां होता है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। और यहां क्या होता है दोस्तों, प्लास्टिड्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है दोस्तों, और फोटोसिंथेसिस होगा दोस्तों तो क्या होगा, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स और क्लोरोफिल को लेकर के जो प्लांट सेल होती हैं वो फूड ग्लूकोज बनाती है दोस्तों, फूड ग्लूकोज बनाती है। तो ये सारा का सारा फंक्शन प्लांट सेल के अंदर ही होता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सेल्स और सेल के सारे फंक्शंस अच्छे लगे होंगे और टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे आपको रोज नए से नए टॉपिक्स हैं उनका इजी वे में डिटेल्स और कुछ नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू, बाय।